काम करते हैं, अब जाके हमारा एएमटी कंक्लूड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 ये हो गए, 4 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, 2 हमने बुक से किए, दैट इज 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस इस वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। पक्का पक्का, लो जी इधर सुना ध्यान से, अब इधर सुनना। अब ये सारी बातें करने के बाद ना, ये सारी बातें करने के बाद अब मैं इसको करने जा रहा हूँ फाइनली पैकअप। अब मैं पैकअप करने जा रहा हूँ। अब जो अगला कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं ना, अगला कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 5। ये जो हमारे बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, हम वो समझने जा रहे हैं। इधर देखना ध्यान से जी। ये लो जी, ये यहां से स्टार्ट हो रही है। अब प्लीज बातचीत मत करना जी, बातचीत मत करना। इसको थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना जी, इसको थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एएमटी को तो हमने एक बार समझ के साइड में कर दिया, उसमें बेसिक सी बातें थी भाई। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालोगे, उसका 18.5% कैलकुलेट करोगे, सरचार्ज होगा, सेस होगा, कंपैरिजन करोगे, हायर वाला पे कर दोगे, ये सारी बातें खत्म होगी। हैं तो यही बातें मैट के अंदर भी, बट यहाँ पे बुक प्रॉफिट काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। बट इस कैलकुलेशन को करवाने से पहले ना कुछ बातें मुझे पीजीपी की याद करवानी है। मेरे ख्याल से मेरे सामने 100% बच्चों ने पीजीपी एक बार देख लिया होगा, या नोट्स में से या क्लासेस में से कहीं से भी आपने देख लिया होगा। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, अब पीजीपी के अंदर ना अगर किसी बच्चे ने मेरे नोट्स पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही पढ़े होंगे, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने सिर्फ नोट्स पढ़े होंगे और मे बी एग्जीक्यूटिव मुझसे ना पढ़ा हो, तो नोट्स किसी भी टीचर के पढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसमें एक सेक्शन था जी, याद करो पीजीपी का चैप्टर, पीजीपी का चैप्टर मैंने कहा था कि सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी तक हमारा चलता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो प्रोविजंस होंगे ना, वो सारे के सारे पीजीपी के होंगे। ये बातें मैंने क्लास में डिस्कस की थी। और याद करो मैंने कहा था चैप्टर बहुत लेंथी है, सेक्शन मैंने काफी सारे दिखाए थे, बट उस सेक्शन को मैंने बाइफरकेट किया था। मैंने कहा था सेक्शन नंबर 28 अलग पढ़ना, 29 आप अलग पढ़ना, 30 से लेके 38 तक अलग पढ़ना, 39 हमारे किसी काम का है नहीं, 40 अलग पढ़ना, 41 अलग पढ़ना, 42 हमारे काम का है नहीं, 43 अलग पढ़ना, 44 अलग पढ़ना। ये मैंने अलग अलग बाइफरकेशन लिखवाए थे ताकि आपको पीजीपी आसान लगे। क्या क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझसे पढ़ा हुआ एग्जीक्यूटिव, वो इनके बारे में थोड़ा बहुत बता पाए? पढ़ा कहीं से भी होंगे बाकी सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव, ऐसा नहीं है 100% बच्चा मुझसे ही पढ़ा है। आप कहीं से भी पढ़े हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद नहीं होगा, याद सबको होगा, बट अगर आप मुझसे पढ़े हो थोड़ा सा ना मैच हो जाता है। बट नहीं भी पढ़े, घबराना नहीं है सर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेक्चर देख लिए हैं अच्छी बात है, नहीं देखे किसी टीचर के नोट्स पढ़े हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाहता हूं, याद करेंगे सारे बच्चे ये, जब आपने पीजीपी की क्लास देखी होगी ना, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि 28 में क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी, उसकी लिस्ट जो है वो सारी की सारी बातें 28 में है। आप में से काफी सारे बच्चे क्या समझते हैं कि पीजीपी के अंदर इनकम कौन सी आएगी, या तो बिजनेस की या प्रोफेशन की। 28 कह रहा है, ये भूल के भी मत सोच लेना। मतलब 28 ये बात कहता है कि बिजनेस प्रोफेशन के अलावा और भी कई सारी इनकम हैं जो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होती है। ज्यादा कुछ आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। कुछ काम ना करने के लिए पैसा मिलता है, याद करो, कुछ ना शेयर करने के लिए, ठीक है जी, उसके लिए भी तो पैसा मिलेगा, वो पीजीपी के अंदर आएगा। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे कैपिटल गेन, अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे पीजीपी के अंदर आएगा। कोई गिफ्ट और परक्यूजिट मिलेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, पीजीपी के अंदर आएगा। तो ये सारी बात हमने 28 के अंदर पढ़ी होंगी। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब मुझे बुक प्रॉफिट से मैच करना है। तो 28 कहता है कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है ना वो 28 में लिखी है। अब जैसे ही 28 ने कहा, भाई 28 ने क्या बोला कि ये 11 इनकम है, ये 11 की 11 इनकम जो है इस हेड में टैक्सेबल होंगी। अब सब बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती हैं। उनको ये समझ में नहीं आया कि इनकम निकालते कैसे हैं। सर एक बात मैंने सोच के बोला, एक बात मैंने सोच के बोला,
मैंने कहा जी, मैंने कहा आपके बिजनेस की इनकम पीजीपी हेड के अंदर आएगी। आपके फादर की ना, आपके फादर की जनरल स्टोर की दुकान है, आपके फादर की कंप्यूटर की दुकान है, आपके फादर की मोबाइल की दुकान है, आपके फादर की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, आपके फादर का डॉक्टरी का प्रोफेशन है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, हमारे फादर की, मेरे फादर की भी, मैं अपना रियल केस बता रहा हूं, मेरे फादर की कुरुक्षेत्र के अंदर हैंडलूम की शॉप है। हैंडलूम पता ना क्या होता है? बेडशीट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, कर्टेन होते हैं, इन सब की मेरे फादर की दुकान है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब अगर मेरे फादर की हैंडलूम की शॉप है, मैंने पापा को बोला पापा, मैंने पापा को क्या बोला? पापा। कैसे बोला मैंने? पापा। तो पापा ने बोला कैसे बोल रहा है नालायक? मैंने कहा पापा एक बात बताओ कि जो ये आपके बिजनेस की इनकम है ना, ये टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। और मेरे पापा को ये पता है कि बिजनेस की इनकम पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगी, बट ये पता होने से क्या कैलकुलेशन हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। सर ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी बात अलग है, वो इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे बात अलग है। अब बच्चा कह रहा है सर बात तो सही है भाई, अगर हमने पापा को जाके बोल दिया कि पापा आपकी इनकम जो है इस हेड में टैक्सेबल होगी, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है सेक्शन नंबर 29 के पास जाओ। आपको मैं थोड़ी सी पीजीपी की रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आपने पहले कब एक बार पढ़ा होगा, और अगर इसके इसके बिना फिर बुक प्रॉफिट जो होंगे ना समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बुक प्रॉफिट का जो बेस है ना, बुक प्रॉफिट का जो बेस है ऑलमोस्ट पीजीपी है। फिर याद करो 28 ने कहा था कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, हम 29 के पास गए। मैंने 29 से बोला, मैं कहा सेक्शन 29, उसने कहा हाँ। मैं कहा एक बात बताओ यार, मुझे ना बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसने बोला भाई सिंपल सा फंड है कि जो तेरे कंपनीज एक्ट के, प्लीज ध्यान सुनना जी, जो तेरे कंपनीज एक्ट के नेट प्रॉफिट होंगे ना उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अब बच्चा कह रहा है क्या नाम आपका? प्रखर। प्रखर कह रहा है यार कंपनी एक्ट के प्रॉफिट, यस। याद करो पीजीपी के अंदर मैंने कहा था कि हर बिजनेसमैन अपने दो पी एंड एल अकाउंट मेंटेन करेगा, एक तो होंगे कंपनीज एक्ट के, एक होंगे इनकम टैक्स के। अब कंपनीज एक्ट मतलब अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा है। सर अकाउंट्स और इनकम टैक्स 36 का आंकड़ा है। अकाउंट्स वाले कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट होंगे, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे यहां पे नहीं होते। अकाउंट्स वाले कहते हैं पेबल खर्चे भी डेबिट कर दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे यहां तो नहीं होंगे। अकाउंट्स वाले कहते हैं हर हेड की इनकम पीएनएल में डाल दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे यहां पे हर हेड की इनकम सेम में नहीं जाएगी, अलग अलग हेड होते हैं उसमें टैक्सेबल करोगे। अब अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा है साहब। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लो, जो तुम्हारे वोवल नेट प्रॉफिट होंगे ना उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। और मेरी पूरी क्लास अगर जानती होगी, याद करो सेक्शन 29 में 4 एडजस्टमेंट होती थी, याद आ रहा है कुछ आपको? 2 करते थे खर्चों की, 2 करते थे इनकम की। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सारी बातें क्लास में आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहले खर्चे उस प्रॉफिट में ऐड करते थे, वो खर्चे ऐड करेंगे जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए। फिर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अब मेरा बच्चा, मेरे नोनू, मेरे सोनू, क्यों समझ नहीं आ रहा? कहा था ना पीजीपी देख लो पहले। सर हमने नोट्स पढ़ लिए थे। अच्छा नोट्स पढ़ के आपको लगा समझ में आ जाएगा? सर पीजीपी का चैप्टर है, पूरी लाइफ काम आएगा, पूरी लाइफ। सैलरी और पीजीबीपी और कैपिटल गेन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जब तक हमारी लाइफ है, जब तक टैक्सेशन रहेगा, ये 3 चैप्टर हमेशा काम आएंगे। इसके बिना कुछ चल ही नहीं सकता सर। और इंडिया में 100% लोगों में 100% लोगों में क्या होंगे? या तो सैलरी क्लास वाले होंगे या बिजनेस क्लास वाले होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बात ध्यान देना जी। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, याद करो मैंने क्लास के अंदर बोला हुआ था कि पहले खर्चे वो ऐड करोगे जो डेबिट किए हुए थे, डेबिट नहीं होने चाहिए। वो खर्चे माइनस करोगे जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं किए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं किए थे। डेबिट होने चाहिए थे किसमें? इनकम टैक्स के पीएनएल में। डेबिट नहीं किए थे किसने? कंपनीज एक्ट वालों ने। तो हम डेबिट करके दिखाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो भैया पहले खर्चे करेंगे ऐड, फिर खर्चे करेंगे माइनस, फिर कुछ इनकम माइनस करेंगे। कौन सी? जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा तो ताली मार रहा है, कह रहा है जो क्रेडिट की हुई थी और क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी। ना लायक क्या कर रहे हो? ये सत्संग नहीं चल रहा। एक बच्चा कह रहा है मैं ढोल की चिमटा ले आऊं सर, पूरी धुन बना देते हैं। इधर देखो ध्यान से नालायकों, अब फटाफट से याद करो, वो इनकम माइनस करते हैं जो क्रेडिट की हुई थी, किसने? कंपनीज एक्ट वालों ने। माइनस नहीं करनी थी किसने? इनकम टैक्स वालों ने। माइनस करेंगे ना।
भाई कमाल की बात देखो कंपनीज एक्ट वालों की, कंपनीज एक्ट वालों की हिम्मत तो देखो, सैलरी की इनकम क्रेडिट कर दी, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, कैपिटल गेन क्रेडिट कर दिया। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भैया क्या चल रहा है कि सैलरी की इनकम सैलरी हेड में जाती है, इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में जाएगी, तुमने क्रेडिट कैसे कर दी? अगर तुमने की है इसको हटाना पड़ेगा। और कुछ इनकम हम ऐड करेंगे, कौन सी? जो क्रेडिट, हम बोलो बोलो बोलो, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, वो हम कर देंगे ऐड। अब बाबूजी ये चार एडजस्टमेंट करने के बाद, ये चार करने के बाद आपकी प्रॉफिट आते हैं, उस प्रॉफिट पर बिजनेस की इनकम निकालते हो। ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, आ रहा हूं, अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। 28 ने बोला जी, 28 ने बोला, 28 ने लिस्ट दे दी, 28 ने बोला ये इनकम टैक्सेबल है। हाँ जी ध्यान सुना, 28 ने बोला ये इनकम टैक्सेबल है। 28 ने क्या बोला? ये इनकम टैक्सेबल है। 29 ने क्या बोला? जो इनकम टैक्सेबल है वो कैलकुलेट कैसे होंगी? 29 कह रहा है मैं बताऊंगा। 28 ने बोला ये इनकम टैक्सेबल है, 29 ने बोला जो इनकम टैक्सेबल है वो कैलकुलेट कैसे होंगी? 29 कह रहा है मैं बताऊंगा। 30 to 38 के अंदर लिखा हुआ था कि बाबूजी जो इनकम कैलकुलेट करोगे ना, उस इनकम को कैलकुलेट करते हुए तुम कुछ खर्चे भी तो माइनस करोगे, तुम कुछ खर्चे भी तो माइनस करोगे। अब वो कौन से खर्चे माइनस करोगे, कौन से खर्चे माइनस होंगे, वो सारी की सारी बातें 30 से लेकर 38 में है। याद करो 30 से लेकर 38 की हेडिंग क्या थी? एक्सपेंडिचर अलाउड। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, सोच के बोलना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है, ये सामने मेरे, देखो आपको दिख रहा है मेरा हाथ, देखो कितना जूम हो गया, ऐसा लग रहा है से आपके नालायक बच्चा बच्चा कह रहा है एकदम मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा। अब देखो ना, अब सोच के बोलना है, सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, कैमरा क्या है? एक कैपिटल एसेट है। कैमरा क्या है? एक मशीन है। क्या इस कैमरे की वैल्यू पर मैं डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करूंगा? बिल्कुल क्लेम करूंगा। सर अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियस सी बात है मैं डेप्रीसिएशन यहां पे क्लेम करूंगा। अब अगर मैं डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा, सोच समझ के बोलना जी, अगर मैं डेप्रीशिएशन क्लेम करूंगा, वो क्यों क्लेम करूंगा? कि क्या ये मेरा पर्सनल खर्चा है, बिजनेस वाला है? बिजनेस वाला खर्चा है ना, तभी तो मैं क्लेम करूंगा। अब अगर बिजनेस वाला खर्चा है उस पर क्लेम करूंगा डेप्रीसिएशन, तो सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि कौन कौन से खर्चे मुझे डेबिट करने हैं। वो सारी बातें कहां लिखी होंगी? 30 से लेकर 38। याद करो सेक्शन 32 आपका डेप्रीसिएशन का होता था। आपके रिवेन्यू खर्चे डेबिट होंगे 36 में लिखे हैं, 37 में लिखे हैं। कौन कौन से खर्चे डेबिट नहीं होंगे वो सारी बातें सेक्शन 40 में लिखी हैं। ठीक है, पेमेंट बेस पे होंगे, पेबल बेस पे होंगे, पेड बेस पे होंगे, 43 में लिखा है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बिजनेसमैन के लिए ये प्रिजम्पटिव स्कीम है। याद करो जो आपकी टर्नओवर होगी उसका 8%, कुछ केस में 6%, प्रोफेशन वाले केस में 44 ADA, ट्रांसपोर्ट वाले केस में 44 AE, ऑडिट वाला 44 AB, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला 44 AA। ये सारी बातें आपने पीजीपी के अंदर पढ़ी होंगी। ओमकार कह रहा है सिर्फ एक सेरेडोन और सरदर्द से आराम, एक सरदर्द की गोली ले आओ क्योंकि अब मेरे हो गया सरदर्द। होगा ही, जब पीजीबी क्लास देखोगे सरदर्द होगा और क्या होगा। इधर सुना ध्यान से, अब ये सारे प्रोविजन जो हैं ये तो आपने पीजीपी के अंदर पढ़े होंगे जी, उनकी बातें नहीं हम कर रहे हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, पूरी क्लास से क्वेश्चन आ रहा है। जब ये सारे प्रोविजन आपने पढ़े, अब मेरे सवालों का जवाब दे दो, अब मेरे सवालों का जवाब दे दो। जब ये सारे प्रोविजन आपने पढ़े, इन प्रोविजन पढ़ने से क्या समझ में आया? क्या क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है मेरी? यार बातचीत बंद करोगे? पहले बातचीत बिल्कुल बंद कर दो प्लीज। देखो सर दो बातें होती हैं, या तो रट के चल लो या समझ के चल लो। और मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको सही बताऊं, ये जो आपके बुक प्रॉफिट है ना, ये बुक प्रॉफिट है, ये कहीं ना कहीं ये चीजें ऐड करनी है, ये लास्ट में याद ही करने पड़ेंगे। बट मैं चाहता हूं लास्ट में तो याद करने पड़ेंगे, कम से कम अभी तो लॉजिक समझ में है जिन चीजों के लॉजिक है। हाँ जहां लॉजिक नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा हम तो ऐड करेंगे, हम बुक प्रॉफिट बढ़ाएंगे क्योंकि हमें मैथ लेना है, चलो वो बात तो अलग है। बट जहां लॉजिक है, अगर वहां भी लॉजिक समझोगे नहीं ना तो दिक्कत आ जाएगी। और दूसरा मैं क्यों बार बार यहां जोर दे रहा हूं, दूसरा इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जो खर्चे ऐड करने हैं या जो चीजें माइनस करनी है ना, वो एग्जॉस्टिव है। हम अपना दिमाग चला ही नहीं सकते जी। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर ये भी तो ऐड होना चाहिए, सर ये ऐड क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट ने कहा भैया हमें जो लगा प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ये चीजें कर रहे हैं उसको देख के हमने यहां पे लिस्ट क्रिएट कर दी। और हर बार आप चेक करना सर, हर बजट में मैट के बुक प्रॉफिट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। बट लिस्ट एग्जॉस्टिव है, मैं दोबारा बोलूंगा लिस्ट एग्जॉस्टिव है।
तो प्लीज सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है, क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा ऐसा हो जो मुझे यह बता दे कि जब हम बिजनेस की इनकम निकालते हैं, अभी मैथ छोड़ो, जब हम बिजनेस की इनकम निकालते हैं तो बिजनेस की इनकम निकालते हुए कौन कौन से खर्चे माइनस करते हैं, उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है? क्या कोई बच्चा मुझे एग्जॉस्टिव लिस्ट दे सकता है कि कौन से खर्चे माइनस होंगे बिजनेस की इनकम को निकालते हुए? देखा कोई है जी? बच्चा सोनू कह रहा है, सोनू बताएगा। सोनू, सोनू मैंने पहले भी कहा था, सोनू मैंने पहले भी कहा था, तुम मुझ पे भरोसा कर ले, तुम मुझ पे भरोसे नहीं करते, नहीं करते, तभी मैंने कहा था नालायक, नालायक। इधर देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, इधर देखो। बच्चा कह रहा है मैं बताऊंगा। सोनू कैसे बता दोगे? कौन सा बेरक्ट आपने पढ़ा है? आकांक्षा कह रही है सर मेरे पास जो गीता है उस गीता में तो कहीं नहीं लिखा। मैं कहा सोनू के पास एक अलग गीता है। सोनू बिजनेस की इनकम निकालते हुए कौन से खर्चे माइनस होंगे उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट कहां से दे दोगे तुम? और ये बोलना भी मत बाहर। आपने पीजीपी के चैप्टर में एक 37 सेक्शन किया होगा। सेक्शन 37 है क्या? जर्नल डिडक्शन। मेरे बच्चे सेक्शन 37 क्या है? जर्नल डिडक्शन। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही तो लिखा हुआ है कि अगर कोई खर्चा 30 to 36 में नहीं अलाउड हुआ वो 37 में अलाउड हो जाएगा। तो सर 30 में खर्चे कौन से हैं उसकी लिस्ट है, 31 की है, 32 की है, 33 की है, 34 की है, 35 की है, 36 की है, बट 37 में कोई लिस्ट ही नहीं है। अब अगर के बच्चा अभिषेक जैसे, देखो अभिषेक है, अभिषेक का मैसेज जरूर आएगा, आर्ग्यूमेंट करेगा बच्चा, मेरे को तो एग्जॉस्टिव लिस्ट चाहिए कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे। मैं दे ही नहीं सकता सर, उसका आंसर मेरा सॉरी है। मैं पहले ही पूरी क्लास से कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं, एग्जॉस्टिव लिस्ट मेरे पास नहीं है, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आके बोल देना कि मुझे पीजीपी की एग्जॉस्टिव लिस्ट पता है, मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। या तो 37 हटा दो या 37 हटा दो, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि 36 तक जो सेक्शन है वहां मुझे पता है कौन से खर्चे डेबिट होंगे, बट 37 सर अपने आप में कह रहा है, वो कह रहा है रिवेन्यू खर्चे बिजनेस वाले हो जो 30 to 36 में अलाउड ना हो, वो सभी खर्चे 37 में आ जाएंगे। अब भैया सभी में कौन से? कोई भी आ सकते हैं। कितने आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस आएंगे तो गवर्नमेंट कह रही है वो हमें भी नहीं पता भाई। हम कैसे एग्जॉस्टिव लिस्ट निकाल दें? क्योंकि भैया अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं बिजनेस के, इसलिए 37 इज द रेजिडुअरी सेक्शन। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया जी। पहली बात अपने दिमाग में देखो, दो चीजें लेके चलोगे तभी बुक प्रॉफिट समझ में आएंगे। पहली बात अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करके चलो कि जब हम पीजीपी की इनकम निकालते हैं हमारे पास अलाउड और डिसअलाउड की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती। जब हम बिजनेस की इनकम निकालते हैं हमारे पास अलाउड और डिसअलाउड की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती। जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें हमारी एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है। ये क्लियर हो गया जी? ये क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, आप प्लीज ध्यान सुना, ध्यान सुनो। जब भी आप मैथ वाले क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन कितने नंबर का बनेगा? 5, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोर मार के 8 नंबर का। इससे ऊपर क्वेश्चन का मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से तो 5 का ही बनेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। 30 नंबर में तभी हमारा इनकम टैक्स खत्म होगा। बट हाँ अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना तो मैंने कहा ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा फिर 8 नंबर का, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब जब क्वेश्चन चाहे 5 नंबर का बने चाहे 8 नंबर का बने, वो तो आपकी खुशकिस्मती होगी अगर क्वेश्चन में यही लिख दे कि सिर्फ मैथ निकालो। अगर वो बोल देना सिर्फ मैथ निकालो, सिर्फ मैथ निकालो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। सिर्फ मैथ निकाल के आना है, बुक प्रॉफिट निकालने हैं, उसमें पीजीपी की डिडक्शन की कोई बात ही नहीं होगी। बट अगर वो बोले जी कंपनी है, ये उसका P&L है, ये P&L है, इसका फाइनल टैक्स निकालो, तो फिर मैथ भी निकालना पड़ेगा और पीजीपी की इनकम भी निकालनी पड़ेगी। बट हाँ वो क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का, वो बनेगा 8 नंबर का। अब बस मेरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे, जब वो बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करेगी ना तो गलती से ये मत सोच ले कि जो एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में करते हैं वही सेम एडजस्टमेंट हम वहां पे करते हैं। हाँ मेजर एडजस्टमेंट सेम होंगी बट सारी सेम होंगी मैं ये नहीं कह रहा सर। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। याद करो सर, याद करो, जब आप बिजनेस की इनकम निकालते हो, जब आप बिजनेस की इनकम निकालते हो तो मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, याद करो मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा उसको आप डिसअलाउड करते हो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हमारा पर्सनल खर्चा होता है। अब डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स,
अब इनकम टैक्स भी डिसअलाउड करोगे, उसका इंटरेस्ट भी डिसअलाउड करोगे, उसकी पेनल्टी भी डिसअलाउड करोगे, बट बुक प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। बुक प्रॉफिट ये बात बोलेगा कि अगर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, उसका प्रोविजन है, वो तो हम ऐड बैक करेंगे, उसकी पेनल्टी हम ऐड बैक नहीं करेंगे। अब देखना, अगर मैं बिजनेस की इनकम निकाल रहा होता तो पेनल्टी भी ऐड करनी पड़ती, बुक प्रॉफिट में पेनल्टी ऐड नहीं करेंगे, एक फर्क तो ये आ गया। और कई चीजें ऐसी हैं सर, और कई चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस की इनकम निकालते हुए डिसअलाउड होती हैं, बट मैट निकालते हुए, बुक प्रॉफिट निकालते हुए डिसअलाउड नहीं होती। ठीक है, तो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करके चलना कि भैया वो ट्रीटमेंट हमारा अलग है, ये ट्रीटमेंट हमारा अलग है, ये चीजें हमें अलग करनी है, वो चीजें हमें अलग करनी है, ये बात क्लियर करके चलना जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं जी। अब सुना ध्यान से, अब ये सारी बातें दिमाग में क्लियर करने के बाद ना, ये सारी बातें क्लियर करने के बाद अब मैं आता हूं जी बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब यहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। लो जी, अब बिल्कुल शांत बैठ जाओ। आने वाला आधा घंटा, आने वाला आधा घंटा मे बी आज हमारी सारी एडजस्टमेंट ना हो पाए, मे बी आज हमारी सारी ना हो पाए। टारगेट तो मेरा यही था कि आज हम सारी खत्म करेंगे, बट टारगेट क्या है जी? टारगेट ये है कि आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सबसे बड़ा टारगेट ये है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा देने से मेरे लेक्चर ज़्यादा लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है जी। तो वो आप टेंशन मत लो, ठीक है जी। जहां तक समझ में आएगा, जहां तक दिमाग में घुसेगा, बढ़िया तरीके से वहीं तक करेंगे। अगर थोड़ा सा बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखना एक बार ध्यान से, अब यहां पे चेक करना क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 जेबी कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहे हैं? बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हाँ जी, फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा? कंपनीज एक्ट वाला। सर आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे मैट एप्लीकेबल करेंगे। स्टार्टिंग में यही आया था सर, स्टार्टिंग में जब मैट आया था, पहले ऐसा करो, बातें कर लो, 3-4 बच्चे हैं, पहले बातों में लगे, बातें कर लो आराम से, कोई बात नहीं, घर वालों से पानी पुनी मंगा लो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, क्लास तो कभी भी देख लोगे। क्योंकि 3-4 बच्चे हैं, पूरी स्पीड फास्ट करके देखते हैं। मेरे को तो लग रहा है भाई साहब, शुक्र है, भगवान का शुक्र है, एक स्पीड की भी लिमिट होती है, नहीं तो बच्चा 100 की स्पीड पे क्लास देख लेता। स्टार्ट होती खत्म होती, स्टार्ट होती खत्म, स्टार्ट, बच्चा कहता लेक्चर पूरे हो गए सर, स्टार्ट होती खत्म हो जाती 100 की स्पीड पे। तो इधर देखो ध्यान से नालायक, कोई बच्चा बीच में बातचीत नहीं करेगा, यहां पे ध्यान सुनेगा जी। कोई बच्चा बीच में बातचीत नहीं करेगा, ध्यान सुनेगा, पूरा का पूरा दिमाग आपको यहां पे होना चाहिए। अब प्लीज ध्यान सुनना, याद करो जब मैंने कहा था मैट के बारे में, जब धीरू भाई अंबानी स्टार्टिंग में टैक्स अवॉइडेंस करते थे, टैक्स प्लानिंग करते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो तुम्हारे इनकम टैक्स के प्रॉफिट आ रहे हैं उस पर मैट चार्ज नहीं करेंगे। जो तुम प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को शो कर रहे हो, जो तुम प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को शो कर रहे हो ना, उस प्रॉफिट पे मैट चार्ज करेंगे। उनको घबराहट क्या हो गई थी? सोच के बोला, घबराहट क्या हो गई थी? घबराहट ये हो गई थी कि हम शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट शो करेंगे, ज्यादा शो करेंगे तो मैट ज्यादा लगेगा। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा यार मर गए, मर गए जी, मर गए। उसने कहा जी, उसने बोला जी अगर हम ज्यादा प्रॉफिट शो करेंगे मैट ज्यादा लगेगा, जो कंपनी अभी तक टैक्स पे नहीं करती थी अब मैट पे करेगी, बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। फिर याद करो मैंने कहा था जी, उन्होंने शेयर होल्डर से मीटिंग की, उन्होंने मीटिंग करके क्या बोला कि हम कुछ ऐसे खर्चे डेबिट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीजें हम डेबिट करना स्टार्ट करेंगे, तुम समझ जाना देखते ही कि वो डेबिट हमने इसलिए की है क्योंकि हमें प्रॉफिट कम करने हैं। कुछ नोशनल खर्चे होंगे, कुछ प्रोविजंस होंगे जो हमें डेबिट करने ही नहीं चाहिए, क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट हमें कम करने हैं। तो शेयर होल्डर ने बोला भैया प्रॉफिट कम होंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमें तुम्हारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी है, हमें तुम्हारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी है। धीरू भाई अंबानी ने बोला यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो कि हमारे प्रॉफिट एक्चुअल में कम नहीं होंगे, हमारे प्रॉफिट एक्चुअल में कम नहीं होंगे। जो ये गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला है ना कि तुम्हारे कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट पे मैट चार्ज करेंगे, अब तुम खुद बताओ अगर प्रॉफिट हम तुम्हें बढ़ा के दिखाएंगे तुम तो खुश हो जाओगे, बट मैट नहीं देना पड़ेगा। और अगर हमें मैट देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से हम रिकवरी किससे करेंगे? तुमसे रिकवरी करेंगे। तो क्या तुम चाहते हो कि हम मैट पे करें? शेयर होल्डर ने बोला बिल्कुल भी नहीं चाहते जी, हम नहीं चाहते कि आप टैक्स पे करो। मैंने तभी बोला, मैंने कहा जी अब जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारे प्रॉफिट उतने ही रहेंगे, प्रॉफिट तुम्हारे बढ़ेंगे, बट मुझे कुछ खर्चे डेबिट करके दिखाने पड़ेंगे।
अब जब धीरूभाई अंबानी ने ये खर्चे डेबिट करने स्टार्ट किए, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने पीएनएल अकाउंट बनाया। कंपनीज एक्ट के पीएनएल में कई खर्चे डेबिट किए सही और कई डेबिट कर दिए गलत। अब पिछले साल का ध्यान सुना, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 100 लाख, तो लास्ट ईयर अगर प्रॉफिट 100 लाख रुपए था, मान लो मैट का रेट था 15%, तो 15 लाख रुपए का मैट पे कर दिया। धीरू भाई को लगा भाई साहब हर साल तो ऐसा नहीं चलेगा, साहब हर साल ऐसा नहीं चलेगा, अगर 15-15 लाख रुपए मैट पे करने लग गए हम तो बर्बाद हो जाएंगे जी। भाई या तो हो ना नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल हमारा आ नहीं रहा, जबरदस्ती 15 लाख रुपए ले रहे हैं। अब बच्चा देखो क्या कहता, अब कृति कहती सर आपको क्या दिक्कत है, क्या गवर्नमेंट मैट क्रेडिट नहीं दे रही? मैं कहा मैट क्रेडिट दे रही है मेरे बच्चे, बट मेरे को ये बताओ यूज कैसे होगा। सर रिलायंस कंपनी के लिए मैट क्रेडिट क्या है? लालच आहा लपलप है। सर रिलायंस कंपनी के लिए मैट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, उसका हर साल वेस्ट जा रहा है। बच्चा कह रहा है क्यों वेस्ट जा रहा है? जिस कंपनी के अगले कई सालों तक नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं आ रहे, वो मैट क्रेडिट यूज कैसे करेगी? हाँ सर बात तो सही है, यही तो है सर प्रैक्टिकल लाइफ, और है क्या? गवर्नमेंट ने बोल दिया हम मैट क्रेडिट दे रहे हैं, किन को मिलेगा? जो छोटी मोटी कंपनी होंगी, जो बड़ी कंपनी होंगी जिनमें इनकम टैक्स में प्रॉफिट उतने आ ही नहीं रहे, वो बेचारी यूज कैसे करेंगी? सिर्फ लालच आहा लपलप है, दिखाने के लिए बेनिफिट दे दिया, यूज भी तो होना चाहिए। अब सोच के बोलना साहब जब क्रेडिट यूज ही नहीं होगा, तो आप मुझे सोच समझ के बोला रिलायंस कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी होगी, इवन और भी अब 2-3 बड़ी बड़ी कंपनी हो चुकी हैं, वो कंपनी ऐसी कंपनी होंगी जो क्रेडिट बुक तो करती होंगी, 15 साल जाते होंगे, उनके वेस्ट हो जाते होंगे, या कहीं लास्ट में जाकर अगर यूज हुआ तो हुआ। इतना सारा क्रेडिट आप कभी देखो तो सही, रिलायंस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के देखो, उनकी बुक्स में मैट क्रेडिट आपको इतना एक्यूमुलेटेड दिख जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तभी धीरूभाई अंबानी ने कहा जी हर साल ये नहीं पे कर सकते, हम हर साल ये पे ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये पे करना स्टार्ट करेंगे नॉर्मल टैक्स हमारा आ नहीं रहा, 15-15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा देखो ये पता क्या करेंगे, अगली बार के पीएनएल में कुछ खर्चे डेबिट कर दो। डेबिट मतलब कैसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एसेट को रिवैल्यू करो, ध्यान सुना, एसेट को रिवैल्यू करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करो, उस रिवैल्यू एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए की है, डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए 1 लाख पे, आपने रिवैल्यू करके दिखाई 5 लाख की, 5 लाख पे क्लेम करो। अब भाई साहब कहां 1 लाख पे क्लेम करना था, कहां कर लिया 5 लाख पे। इनकम टैक्स डेबिट करो, इनकम टैक्स के प्रोविजन डेबिट करो, डिविडेंड डेबिट करो। बताओ डिविडेंड क्या होता है? सर डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। अब डिविडेंड आप सब जानते हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, उसको आप डेबिट कैसे कर सकते हो? अपनी सब्सिडरी कंपनी के लॉस अपने पीएनएल में डेबिट कर दिए। सर ये तो बातें हमने बचपन में सीख ली थी कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब उस कंपनी के लॉस अपने पीएनएल में डेबिट मैंने क्यों कर दिए? वो लॉस तो वो डेबिट करेगी ना, मैंने डेबिट क्यों किए? मेरे प्रॉफिट कम आ जाए। अब जैसे ही मैंने डेबिट करना स्टार्ट किए, जहां प्रॉफिट मेरे 100 लाख रुपए के थे, इस साल प्रॉफिट आ गए 40 लाख। अब गवर्नमेंट को लगा चलो कोई बात नहीं भाई, प्रॉफिट कम हो गए होंगे, थोड़ा बिजनेस कम हो गया होगा, कोई बात नहीं 40 लाख क्या है। अगली बार दिखा दिए 30 लाख के, अगली बार 20 लाख के। अच्छा प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं, शेयर होल्डर भंगड़े डालते जा रहे हैं, कह रहे मजा आ गया जी, मजा आ गया, भंगड़े डल रहे हैं भंगड़े। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब क्या चक्कर है कि यहां तो उल्टा काम चल रहा है। मतलब लोग प्रॉफिट बड़े होने पे खुश होते हैं, ये प्रॉफिट कम होने पे खुश हो रहे हैं। ये कह रहे वाह 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 वाह, देखो धीरू भाई अंबानी ने वही करके दिखा दिया, देखो देखो वही करके दिखा दिया। गवर्नमेंट करी भाई चल क्या रहा है? जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई साहब ये इनकम टैक्स डेबिट किया हुआ है, ये प्रोविजन डेबिट किया हुआ है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट किया हुआ है, ये प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो सर्टेन ही नहीं है, ऐसी लाइबिलिटी जो सर्टेन ही नहीं है, उसका प्रोविजन क्रिएट करके डेबिट कर दिया। डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड डेबिट कर दिया जी। अब अगर ऐसे ऐसे खर्चे डेबिट होंगे तो प्रॉफिट कहां से आएंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो धीरू भाई अंबानी अब बैठ जाओ, बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, इतना नहीं कर सकते साहब, इतना नहीं कर सकते। आपने 1973 से लेके 1998 तक अप्रोक्सीमेट, मैंने क्या कहा था, 25 साल आपने हमें टैक्स पे नहीं किया, बख्श दो हमें प्लीज, अब बख्श दो। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन बुक प्रॉफिट की है, सर ये पहले साल नहीं आई थी,
ये पहले साल नहीं आई थी, हर बजट में 1998, आज हमारा 2021 है और 22 साल हो चुके हैं इस मैट के लोग आए हुए। हर साल कुछ ना कुछ अपडेशन होती जा रही है। अब थोड़ी अपडेशन कम हो गई है क्योंकि धीरू भाई अंबानी अब इतना इतना क्या मतलब है ही नहीं, इतने क्या ही नहीं है, धीरू भाई अंबानी अब है ही नहीं। मैंने कहा ना, शुक्र है भगवान का, शुक्रिया अदा करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चले गए तो अच्छी बात हो गई, आपके इनकम टैक्स के लिए अच्छी बात हो गई। नहीं तो इनकम टैक्स आपको कितना पढ़ना पड़ता, ये बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन कितनी बड़ी हो जाती आप सोच भी नहीं सकते थे। और इसको तो इंक्लूसिव भी नहीं कर सकते थे ना, इसको इंक्लूसिव भी कैसे करते, बताओ क्या लिखते। इसको तो एग्जॉस्टिव ही करना पड़ता ना। अब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अगर मान लो 100 चीजें ऐड करनी पड़ जाए, चलो अभी तो कम है, अगर 100 चीजों की लिस्ट क्रिएट हो जाए, सोच रहे याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये आधी एडजस्टमेंट या उससे ज्यादा एडजस्टमेंट जो है सिर्फ एक बंदे की वजह से आई थी, एक पर्सन, दैट इज धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने पूरी पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को हिला के रख दिया था, पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है जी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब गवर्नमेंट ने जो जो चीज डेबिट दिखी भाई हमें लगा गलत है उसको ऐड करेंगे, और कुछ चीजें तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही पहले लिख दी कि इन फ्यूचर में तुम ऐसा ना करो तो ऐड कर देंगे। तो कुछ चीजों के लॉजिक साफ साफ क्लियर हैं, कुछ की गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारे बुक प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते तुम ये खर्चा डेबिट करो, तुम्हारे प्रॉफिट हम ऐड करेंगे और तुम्हारे बुक प्रॉफिट बढ़ेंगे, उससे तुम हमें मैट पे करोगे, बात खत्म होती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, ये सारा लॉजिक है, इसके पीछे बस ये बात ध्यान देना। लो जी, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान सुनना। अब यहां पे देखो री, मैं पढ़ रहा था ये वाला पॉइंट, अब देखो री क्या लिखा था। वो कह रहे हैं सेक्शन मींस द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कंपनीज एक्ट का, फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज, मतलब वो प्रॉफिट जो है वो सही नहीं है, उसको इंक्रीज करेंगे, एंड डिक्रीज उसको कम करेंगे, बाय सर्टेन प्रिस्क्राइब आइटम एज टेबुलर हेयर अंडर। अब यहां से स्टार्ट होगा जी। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरे ख्याल से शेड्यूल 3 है, आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया होगा अकाउंट्स का, कंपनीज एक्ट का, मेरे ख्याल से शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, एक बार मुझे बताना थोड़ा सा, शेड्यूल 3 है, क्योंकि मुझे जो ध्यान आ रहा है लेटेस्ट P&L का जो अभी हमारा फॉर्मेट चेंज हुआ था उसमें शेड्यूल 3 हमारा है कंपनीज एक्ट का, उसके बेस पे हमारा P&L अकाउंट बनता है। तो जो शेड्यूल 3 के बेस पे हमारा P&L अकाउंट बनेगा, उसके जो हमारे नेट प्रॉफिट होंगे ना वो यहां पे आ जाएंगे। अब देखो री क्या करना है, अब ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे ऐड करना है जी, ऐड क्या, फॉलोइंग आइटम्स ओनली इफ, मतलब ऐसा नहीं है नीचे दी गई आइटम हर केस में ऐड कर दोगे, नीचे दी गई आइटम हर केस में ऐड नहीं करनी, अगर वो एडजस्टमेंट में दी होंगी तो ऐड नहीं करनी। वो कह रहे हैं फॉलोइंग आइटम्स अब तभी ऐड करना ओनली इफ दे आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, मतलब अगर ये ध्यान सुन, अगर ये P&L में डेबिट कर चुके हो, मतलब तुम अपना प्रॉफिट कम कर चुके हो। भाई अगर तुमने डेबिट ही नहीं किया, सोच समझ के बोलना, अगर डेबिट ही नहीं किया तो प्रॉफिट कम ही नहीं किया, और अगर डेबिट नहीं किया प्रॉफिट कम नहीं किया, प्रॉफिट तुम्हारा नॉर्मल है, फिर हम ये एड बैक क्यों कराएंगे, हमें कोई तुम्हारे से दुश्मनी थोड़ा है। हम ये ऐड तब कराएंगे अगर तुमने डेबिट कर लिया था, उससे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया था, उस प्रॉफिट कम के चक्कर में तुम हमारा टैक्स पूरा पे नहीं कर रहे थे, इसलिए हम ये ऐड बैक करवाएंगे। तो पहली बात तो ये लाइन बहुत ध्यान देना चाहिए, ये लाइन बहुत काम की है, ये वर्ड बहुत काम का है, फॉलोइंग आइटम्स ओनली इफ दे आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब लो जी, ए से लेके एक बार चेक करना, बस ए से लेके कहां तक ऐड करना है जी, ए से लेके ऐड करना है के तक, पहली बात तो ये। उसके बाद सब्ट्रैक्ट फॉलोइंग आइटम, और ये आइटम भी, ये ना आइटम भी तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इफ दे आर क्रेडिटेड, टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही सेम लाइन यहाँ पे आएगी, अगर ये क्रेडिट किए हुए हैं तो माइनस करेंगे। अब कहां से लेके, रोमन 1 से लेके, ये रोमन 1 बोलते हैं ना उसको, रोमन लैंग्वेज है, रोमन 1 से लेके आप चेक करो जी रोमन 5 तक है मेरे ख्याल से, यस देखो रोमन 5 तक। ठीक है, ये आपके बुक प्रॉफिट निकल के आएंगे। अच्छा, एक तो यहाँ पे मैट और इंड एएस, इसको भी यहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुए, आप सब जानते हो इंड एएस अभी प्रैक्टिकली हमारे इंडिया में पूरे एप्लीकेबल हुए नहीं है, तो ये इंड एएस जब आए थे तो गवर्नमेंट ने उस टाइम मैट से इसका लिंक किया था, तो इंड एएस वाले जो पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे ये अभी हमें नहीं करने जी, इंड एएस वाले सारे पॉइंट्स, ये देखो ना इंड एएस 16, 38, ये भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुए इंड एएस वाले, तो इंड एएस वाले जितने भी पॉइंट्स हैं
अब पता कई बच्चों को तो यही नहीं पता इंड एस होते क्या हैं। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े एग्जीक्यूटिव के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अब उसको चेंज कर दिया इंड एस के अकॉर्डिंग। ठीक है नहीं, अब इंड एस अभी सारे एप्लीकेबल तो हुए नहीं, या आपको पता हो अकाउंट्स के मास्टर ने बोला होगा IFRS। बच्चे का तो तोते हुए बच्चा कह रहा है ये IFRS ये क्या होते हैं सर। एक मिनट रुको बताता हूँ अभी, एक मिनट रुक जाओ। ये यहाँ तक, यहाँ तक जी, यहाँ तक पहले तो उसको हटा देना। ये जितने भी इन डेज तक जितने भी क्वेश्चंस है ना, यहाँ पेज नंबर आपका है पेज नंबर 151 तक। ठीक है, और पेज नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये पेज नंबर 146 से, ये 5 पेज हैं जी आपके। ठीक है नी, ये जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होंगे, जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होंगे, ये मैंने आपको प्रोविजन बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, बट जब एप्लीकेबल होंगे पूरे के पूरे तब के तब देखेंगे। अभी हमें इंड एस वाले प्रोविजन नहीं करने। अब एक बार यहाँ पे देखना जी, अभी आपके बुक प्रॉफिट आ रहे हैं जी आपके मैट के लिए। अब इस बुक प्रॉफिट पर आप क्या चार्ज कर दोगे जी, मैट चार्ज कर दोगे। ठीक है, अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान सुनना जी। सबसे पहले ऐसे याद करो, सबसे पहले ऐसे याद करो कि जो प्रॉफिट हमारे कंपनीज एक्ट के होंगे उसमें ए से लेके के तक की आइटम ऐड करनी है, ए से लेके के तक की आइटम ऐड करनी है, और 1 से लेके 5 तक की आइटम जो है वो हमें माइनस करनी है। ठीक है, आओ जी एक बार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लिखना एक बार यहाँ पे। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। लो जी लिखो यहाँ पे, हाउ टू कंप्यूट हाउ टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट फॉर मैट। हाउ टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट फॉर मैट। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ठीक है नी, पहले अपने वो नेट प्रॉफिट लिख लिया, उसके बाद ऐड, और यहाँ पे ऐड पे ना आप ये लाइन लिख लेना चाहिए, ये लाइन लिख लेना पहले, ये फॉलोइंग आइटम्स ओनली इफ दे आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये लाइन लिखो पहले। ऐड फॉलोइंग आइटम्स ओनली इफ दे आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ABCDEFGHIJK, तो मतलब हमारा हो गया 11, 11 आइटम्स हमें ऐड करनी है ए से लेके के तक। अब लिखो नहीं यहाँ पे, ऐड आइटम ए टू आइटम के। मैं भी ना उसको 1 बाय 1 नहीं लिखवा रहा, पहले उसको समझेंगे फिर लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये याद करवाना चाह रहा हूं कि बेयर एक्ट में ए से के और 1 से 5, बस ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है नी, आइटम ए से लेके के तक की ये ऐड करनी है, और लेस में रोमन 1 to 5, ये आपने करनी है जी माइनस। इसके बाद अब जो ये प्रॉफिट निकल के आएंगे ना, ये प्रॉफिट आपके होते हैं जी बुक प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपके बुक प्रॉफिट होते हैं जी।
ठीक है, अब इस बुक प्रॉफिट पर क्या निकाल दोगे, मैट, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है नी। तो ए से लेके के तक के आइटम आप ऐड करोगे, 1 से लेके 5 तक के आइटम माइनस करोगे, देन निकल के आएंगे बुक प्रॉफिट, उस पर फिर आप मैट की एप्लीकेबिलिटी करोगे, ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही है, ठीक है। लो जी, अब ये लिखने के बाद ना अब वापस आ रहा हूं जी। अब प्लीज ध्यान सुना, अब ऐसा करते हैं, जो पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक है ना, जो पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक है उसको डिस्कस करते हैं, फिर 1 बाय 1 करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्या आइटम ऐड करनी है, क्या माइनस करनी है, बट जो पॉइंट आपस में इंटरलिंक है, जिसके लॉजिक साफ साफ क्लियर है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में करेंगे ये आइटम बाकी बची है, ये ऐड करनी है और ये माइनस करनी है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मुझे सोच के बताओ जी, एक बात मुझे सोच के बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पीएनएल में जो आपका कंपनी सेक्टर पीएनएल अकाउंट है, उस पीएनएल में आप क्या करते हो, सारे प्रॉफिट आप कर देते हो। याद करो सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूंगा, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट यही तो बोलता है ना कि सारे खर्चे डेबिट कर दो और सारी इनकम क्रेडिट कर दो। अब सारी इनकम क्रेडिट कर दो मींस, अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना जी। आप सब जानते हो इनकम टैक्स में सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12, ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें इनकम एग्जम्प्ट होती है। एक बार दोबारा बोलूंगा जी, इनकम टैक्स में 3 सेक्शन ऐसे हैं, सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है, इन तीनों में आपकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब पहले ध्यान रखना, अब जो इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 है, उससे पहले सेक्शन 1034 था। 1034 में क्या था, डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट थी, जॉब एग्जम्प्ट नहीं होती। अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं उससे इनकम आती थी तो वो 1035 में एग्जम्प्ट होती थी, अब वो एग्जम्पशन खत्म हो चुकी है, क्यों, अब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अब सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहली एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कहती है, सबसे पहली एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कहती है जी, ये देखो जी, अब यहां पर देखना जी, अब यहां पे क्या लिखा था जी, बहुत ध्यान से करना, सबट्रैक्ट, क्या लिखा था, सबट्रैक्ट फॉलोइंग आइटम, सबट्रैक्ट करनी है। इसका दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहे इनकम विच आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 एक्सेप्ट 1038। अब ये बेकार हो गया जी, अब ये बेकार हो गया। आप सब जानते हो कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में 1038 अब खत्म हो चुका है, तो अब ये लाइन यहां पे किसी काम की नहीं है, तो उसको छोड़ दो। इनकम विच आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11 और 12। लोरी क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं बुक प्रॉफिट निकालते हुए ना, बुक प्रॉफिट निकालते हुए जो तुम्हारे नेट प्रॉफिट हैं उसमें से वो इनकम जो 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है उसको यहां से हटा दो, क्यों, उसमें मैट चार्ज नहीं करेंगे। लॉजिकल भी है सर, लॉजिकल भी है, सोच के बोला, जो इनकम ही एग्जम्प्टेड इनकम है क्या उसमें मैट देना बनता है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक इनकम आपकी सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, इनकम सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट है, इनकम सेक्शन 12 में एग्जम्प्ट है, अब जो इनकम एग्जम्प्ट है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हार्डशिप हो जाएगी उस पर अगर मैं मैट पे करने लग जाऊं। तो गवर्नमेंट ने कहा इतने भी पागल नहीं है, इतना भी हमारा दिमाग खराब नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, जो इनकम 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है उन सारी इनकम पे मैट चार्ज नहीं करेंगे। ना करने का मतलब क्या, अगर वो इनकम तुमने क्रेडिट कर दी है उसको हटा दो। मुझे पता था, मुझे पता था डाउट आएगा। क्या नाम आपका, आस्था, आस्था, मुझे भी आपके ऊपर आस्था रखनी पड़ेगी। अब आस्था का डाउट आया है, कहती सर ये मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है वो इनकम क्रेडिट ही क्यों की गई होगी। भाई सिंपल सी बात है, जो इनकम एग्जम्प्ट है, जो इनकम एग्जम्प्ट है वो क्रेडिट ही क्यों करेंगे, और जब क्रेडिट ही नहीं करेंगे इस एडजस्टमेंट की तो मुझे कोई रेलेवेंसी समझ में नहीं आ रही। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात बताओ, जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है, क्या 10, 11, 12 कंपनीज एक्ट के, इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स के है ना। अब ये इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, कंपनीज एक्ट में नहीं है। सर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 10, 11, 12 किसी और के होंगे, इनकम टैक्स में किसी और के। और कंपनीज एक्ट वाले क्या बोलते हैं, सारी इनकम क्रेडिट कर दो। अब भैया आपने तो वो इनकम क्रेडिट कर दी होगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाले ये चेक नहीं करते ये इनकम 10 की है, 11 की है, 12 की है, आपने इनकम क्रेडिट कर दी होगी। अब जब इनकम आपने क्रेडिट कर दी होगी, नो डाउट, नो डाउट आपके प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है इस बड़े प्रॉफिट पर मैट लेने पर, बट गवर्नमेंट ने कहा इतनी भी हार्डशिप नहीं करेंगे। सर सोच के बोलना, अगर ऐसी ऐसी हार्डशिप इनकम टैक्स में करने लग जाए तो फिर कौन लोग काम करेंगे जी, फिर कौन लोग काम करेंगे। फिर आप समझ पा रहे हो मैट कितना ज्यादा आएगा। मैंने क्या बोला, रिलायंस कंपनी के आज अगले साल तक, अगले आने वाले कई साल तक प्रॉफिट ही नहीं आ रहे।
और अगर मान लो बुक प्रॉफिट में ये सारी एग्जम्प्टेड इनकम भी ऐड करने लग गए, भाई साहब रिलायंस कंपनी मारी जाएगी। रिलायंस कंपनी को छोड़ो, रिलायंस कंपनी बोलेगी मैं इंडिया में काम ही नहीं करती। आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया बिना रिलायंस कंपनी? क्या इमेजिन कर सकते हो इंडिया बिना टाटा ग्रुप? नहीं इमेजिन कर सकते सर। आर मेजर इन्वेस्टमेंट, मेजर बिजनेस, मेजर फैक्ट्री किन की है? सब इनकी चल रही हैं। तो गवर्नमेंट कहती है भैया इतनी भी हार्डशिप नहीं करेंगे, नो डाउट हमें मैट लेना है, बट ऐसे भी हमें मैट नहीं लेना। तो जो इनकम तुम्हारी सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट है, जो इनकम तुम्हारी 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट है, उसको तुम बाहर निकाल दो, बात खत्म। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना जी। अब सोच समझ के बोलना, कई रटने वाले बच्चे आप में से ऐसे होंगे जी जो सोचेंगे डिविडेंड जो है वो 1034 में एग्जाम्प्ट था, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे जो इनकम आती थी वो 1035 में एग्जाम्प्ट थी। अब क्या वो अब एग्जाम्प्ट है या नहीं है? सोच समझ के बोल दो, क्या वो अब एग्जाम्प्ट है या नहीं है? नहीं है, इट मींस अब वो टैक्सेबल है। तो गलती से भी अगर ये लिखा हो क्रेडिट साइड में डिविडेंड, तो गलती से भी माइनस मत कर देना, क्योंकि डिविडेंड अब सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट नहीं है, पहले होता था। अब म्यूचुअल फंड की यूनिट से आने वाली इनकम पहले 1035 में एग्जाम्प्ट होती थी, पहले उसमें मैट नहीं लगता था। अगर मैं दिसंबर तक की बात करता हूं ना सर, अगर मैं दिसंबर तक वाले बच्चों की बात करूं, 1034 और 1035 सेक्शन 10 में आते थे, उस पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं होता था, उनको बुक प्रॉफिट निकालते हुए माइनस करते थे। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, मतलब अब वो तुम्हारे क्रेडिट साइड में ही रहेंगी। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड की इनकम भी जो है वो मैट के बुक प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि अब वो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट ही नहीं, क्योंकि अब वो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट नहीं है ना। और माइनस कौन सी की है? जो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, 11 में एग्जाम्प्ट है और 12 में एग्जाम्प्ट है। तो पहली बात तो मुझे बताओ जी, पहला पॉइंट जी, हाँ जी, बुक प्रॉफिट की फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर करो जी, बुक प्रॉफिट की फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर करो। पहली में गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट है क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा आप सुना ध्यान से। आकांक्षा कह रही है सर मेरा एक डाउट है। मैं कहा आकांक्षा बताओ क्या डाउट है? कहती है सर सेक्शन 10 की इनकम माइनस करेंगे, बात समझ में आ रही है, क्या आपको नहीं लग रहा लो लिखने वाले से गलती हो गई? भाई मुझे तो लग रहा है लो लिखने वाले से गलती हो गई। मैं कहा क्या हो? कहती सर 11 और 12 में तो चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम आती है ना। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बट सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कंपनी का, भाई मैट तो कंपनी पर है, और 11, 12 चैरिटेबल ट्रस्ट का है, रिलीजियस ट्रस्ट का है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा भैया, कंपनी पे जब मैट एप्लीकेबल होना है, उसके बुक प्रॉफिट निकालने हैं, तो चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम 11, 12 वाली क्यों यहां पे आ रही है? आकांक्षा, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट होती हैं, एनजीओ, आपने सुना होगा एनपीओ कंपनी होती है कुछ, एनपीओ सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में, याद करो सेक्शन 8 वाली कंपनी, तो उनकी इनकम भी तो सेक्शन 11, 12 में एग्जाम्प्ट होती है ना, क्योंकि वो भी चैरिटेबल उसमें काउंट करते हैं। तो सर ये सारे चैरिटेबल ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, ये उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कंपनीज 11, 12 में आती हैं। और आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आज आपको मैं सही बता रहा हूं, आज आधे से ज्यादा लोग अपने दोस्तों से पूछ लेना जो सीएस बन चुके हैं, उनसे पूछ लेना, उनको 11, 12 का लॉजिक नहीं पता। वो बोल देंगे 10, 11, 12 एग्जाम्प्ट कर दो, उनको ये नहीं पता। उनसे कभी ये क्वेश्चन पूछना कि ये तो ट्रस्ट का है, ये क्वेश्चन कंपनी का है, मैट कंपनी पर है, ट्रस्ट पे तो है नहीं, तो ये यहां पे क्यों लिखा? वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने लिखा क्यों है? क्योंकि जो कंपनी, ध्यान सुना, जो कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती हैं, जो एनपीओ हो गया और एनजीओ कंपनी हो गया। अब सोच के बोलना, मैंने कहा था मैट तो हर कंपनी पर है ना, मैट तो हर कंपनी पर है, 5 कंपनी छोड़ के, तो क्या मैंने सेक्शन 11, 12 वाली कंपनी को मैंने वहां से बाहर निकाला? आंसर इज नो। बट गवर्नमेंट यहां पे बात कहना चाह रही है कि हाँ भाई, जो 10, 11, 12 में एग्जाम्प्ट होंगी, वो इनकम जो होंगी उसको बाहर निकाल दोगे नेट प्रॉफिट में से, उस पर हम मैट चार्ज नहीं करेंगे। तो देखो जी, अब यहां पे क्या निकाल दिया, इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये जहां जहां 1038 अब लिखा होगा वो काट देना, क्योंकि अब 1038 खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, आपके मॉड्यूल में डिलीट नहीं किया, जो कि डिलीट कर देना चाहिए था। इनकम विच आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 11, 12। अच्छा ध्यान सुनना, अब क्या 10AA, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या 10AA, सोच समझ के बोलना जी, क्या 10AA ये माइनस करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। बच्चा कह रहा है क्यों नहीं करेंगे सर, वो भी तो सेक्शन 10 है। सर सेक्शन 10 की एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, 10AA डिडक्शन है सर, सेक्शन 10AA अभी हमने किया है,
10AA है क्या? डिडक्शन है। तो वो डिडक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा। देखो मैंने नीचे नोट में लिखा है, इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA, मतलब डिडक्ट अंडर 10AA, 1038 छोड़ दो, LAIB ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा शेल नोट बी रिड्यूस, वो रिड्यूस नहीं होंगी। और फिर ये 10 देखो लिखे ना, हैज बीन डिलीटेड बाय, तो जब डिलीट ही हो चुका है इसको यहां से हटा दो जी। ठीक है, इसको यहां से हटा दो। अब ये 1038 वाली कोई बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जो 10AA हैं, 80LA 80I ये 80 के सेक्शन जो हैं ये आपको रिड्यूस नहीं करने, मतलब वही रिड्यूस करने हैं जो 10, 11 और 12 में इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब देखना जी, अब मैं इसको कैसे लिंक करने जा रहा हूं, अब मैं कैसे लिंक करने जा रहा हूं, एक बात मैंने सोच के बताना, किस किस बच्चे ने आप में से पीजीपी का चैप्टर देख लिया? झूठ मत बोलना। नहीं देखा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत तो है वैसे। किस किस बच्चे ने पीजीपी का चैप्टर देख लिया? प्लीज एक बार हैंड रेज करना। ऑलमोस्ट 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 मेरे ख्याल से 95% से ऊपर क्लास है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोट से पढ़ा होगा। याद है पीजीपी के अंदर मैंने एक लाइन बोली थी, पीजीपी क्लास में एक लाइन मैंने बोली थी कि जो इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती है, जो इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती है, उसके खर्चों का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब एक इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है तो उस इनकम को कमाने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया होगा तो गवर्नमेंट उस खर्चे को डेबिट क्यों करेगी? एक बात मैंने सोच के बताओ, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, जब जब इनकम ही एग्जम्प्ट है, उस इनकम को कमाने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया होगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? उस खर्चे का भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। क्यों? जब इनकम ही सारी एग्जम्प्ट है तो खर्चे डेबिट क्यों करेंगे? अब सोच समझ के बोला जी। अब मैं लिंकिंग करवाने जा रहा हूं, अब मैं लिंकिंग करवाने जा रहा हूं जी। पहला, आपके एग्जाम में कह रहे हैं बुक प्रॉफिट निकाल दो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी बुक प्रॉफिट निकाल दो जी। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना बुक प्रॉफिट निकाल दो, उसके P&L में क्रेडिट साइड में इनकम दी हुई है जो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10, 11, 12 में, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे जी? नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे, माइनस करोगे? माइनस करोगे। क्यों? उस पर मैट एप्लीकेबल नहीं करना, माइनस कर दिया। सोच समझ के बोलना। जब ये ध्यान सुना, जब ये 10, 11, 12 आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिए, तो इस इनकम को कमाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया होगा, इस इनकम को कमाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया होगा, अगर P&L में वो खर्चा डेबिट किया हुआ है, यार बोल देना चाहिए था अभी तक आपको, अगर वो खर्चा डेबिट किया हुआ है तो क्या वो डेबिट ही रहेगा या ऐड करना पड़ेगा? बोल दो यार, क्या वो खर्चा डेबिट रहेगा, ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि सर सोच के बोलना, यहां से अगर प्रॉफिट बाहर निकाल दिए, अगर ये वाले 10, 11, 12 वाले प्रॉफिट बाहर निकाल दिए और खर्चा डेबिट ही रहने दिया, तो आपने पता क्या किया? डबल प्रॉफिट कम कर दिए। एक तो ये इनकम हटाई, उससे प्रॉफिट कम हो गए, खर्चा डेबिट ही है तो प्रॉफिट और कम हुए पड़े। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, अगर 10, 11, 12 10, 11, 12 10, 11, 12 वाले इनकम पर हम अगर मैट चार्ज नहीं कर रहे ना, तो उसके रिलेटेड जो खर्चे होंगे तुझे ऐड करके दिखाने पड़ेंगे, तुझे ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो इससे लिंक, ये देखो जी। अब ऐड में आ जाऊं, आपको ये देखो, ये हम ऐड वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जी क्या है, ऐड है, फॉलोइंग आइटम ऐड करनी है। अब यहाँ पे ये देखो जी, एफ पॉइंट देख लो, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, मतलब उससे रिलेटेड खर्चे जो होंगे वो आप यहाँ पे कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ पे 10, 11, 12 दोनों आएंगे जी। ठीक है, वैसे 11, 12 की जो इनकम होती है उससे रिलेटेड खर्चे तो वैसे भी डिसलाउड होते हैं। अगर आपने चैरिटेबल ट्रस्ट का एक चैप्टर किया हो, उसमें साफ साफ लिखा है जी वो खर्चे तो वैसे ही डिसलाउड होते हैं। ठीक है जी। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, अगर एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड होंगे, अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे तो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो सिंपल सा लॉजिक निकल के आ रहा है भैया, जिस प्रॉफिट पे मैट एप्लीकेबल नहीं करना, जिस प्रॉफिट पे मैट एप्लीकेबल नहीं करना, उससे रिलेटेड खर्चे पर हम वहां पे डेबिट क्यों दें, उसको भी हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। पहली एडजस्टमेंट ये हो गई जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लो जी, एक काम तो हमारा हो गया, एक आइटम हमारी हो गई। दूसरा, अब दूसरा आ जाओ जी, ये आ जाओ 2C पर आओ, 2C पर आओ जी। अब 2C पर देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 2C पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको पता हो एओपी बीवाई की इनकम। अब जो एओपी बीआई होते हैं ना, एओपी बीआई जो होते हैं, इधर ध्यान सुनना, एओपी बीआई के कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। आपने एग्जीक्यूटिव में एक चैप्टर किया होगा टैक्सेशन ऑफ एओपी और टैक्सेशन ऑफ बीओआई।
अब एओपी बीओई के हाथ में वैसे लगता है स्लैब रेट, वैसे स्लैब रेट लगता है, बट याद करो मैंने क्लास में कहा था जो उनके मेंबर्स होते हैं अगर उनका शेयर डिटरमाइन नहीं होता, मतलब पता नहीं होता कितना शेयर है, तो उस केस में एओपी के हाथ में स्लैब रेट नहीं लगते, फिर लगता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। सर एक बार दोबारा बोलना, एक बार दोबारा बोलना, ये आपने क्या बोला? मैंने ये बोला मेरे बच्चे, एओपी और बीओआई के हाथ में, याद करो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर मैंने कहा था, इंडिविजुअल, एचजीएफ, एओपी, बीओआई स्लैब रेट लगते हैं, बट हर केस में स्लैब रेट नहीं लगते, हर केस में स्लैब रेट नहीं लगते। वो तब लगते हैं अगर एओपी के जो मेंबर्स होते हैं उनका शेयर अगर पता होता है कितना शेयर है और वो डिटरमाइन है, उस केस में स्लैब रेट लगते हैं। मान लेते हैं हम 5 लोगों की एओपी है, हम 5 लोगों की एओपी है और हमारा कितना शेयर है पता ही नहीं है, अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर्टिकुलर शेयर हमारा डिफाइन नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर एओपी के मेंबर का शेयर डिफाइन नहीं है या एओपी में कोई एक मेंबर भी ऐसा मेंबर है, फॉर एग्जांपल फॉरेन, कोई फॉरेन कंपनी है, अब फॉरेन कंपनी पर रेट कह रही 40% है, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में फिर एओपी की इनकम जो होगी वो स्लैब रेट में नहीं आएगी, उस केस में एओपी के हाथ में लगेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, अब सोच समझ के बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना। जब एओपी के हाथ में टैक्स लग चुका है, जब एओपी के हाथ में टैक्स लग चुका है, तो जो इस प्रॉफिट में मेंबर्स का शेयर होता है, आप सब जानते हो वो एग्जम्प्ट होता है मेंबर्स के हाथ में। याद आ रहा है कुछ आपको? आपने इनकम टैक्स में एक सेक्शन 10(2)(a) अगर पढ़ा हो, 10(2)(a) अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, उसमें क्या था, पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में इनकम टैक्सेबल हो चुकी है तो वो शेयर पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, वही सेम केस एओपी वाले केस में था। अगर एओपी के हाथ में यहां टैक्स लग चुका है तो मेंबर्स के हाथ में क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। अब सोच समझ के बोल देना। एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो एओपी की मेंबर है। अगर एक कंपनी एओपी की मेंबर है और उस पे एओपी टैक्स पे कर चुकी है, तो जो उस कंपनी का शेयर होगा उसके हाथ में एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट होगा। अब जब उसका शेयर ही एग्जम्प्ट होगा तो गवर्नमेंट ने करी उस पर मैट चार्ज नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। इनकम बीइंग द शेयर्स ऑफ द असेसी, असेसी मींस कंपनी, इन इनकम ऑफ एओपी बीवाई ऑन विच नो इनकम टैक्स इज पेबल अंडर सेक्शन 86। 86 किसका है? एओपी का है। मतलब जो शेयर मेंबर्स के हाथ में एग्जम्प्ट है, मेंबर्स मींस यहां पे मेंबर कौन होगा, कंपनी होगा, जो शेयर कंपनी के हाथ में एग्जम्प्ट है, जिस पे वो नॉर्मल इनकम टैक्स भी पे नहीं कर रहा, उस पर मैट भी चार्ज नहीं करेंगे। अब अपने बोल देना चाहिए, अगर मान लो कोई ऐसा शेयर है उसको यहां से बाहर निकाल दिया, तो क्या इससे रिलेटेड खर्चे, अपने बोल दो, क्या इससे रिलेटेड खर्चे पीएनएल के डेबिट साइड में रहेंगे या उसको हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा? ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं, इससे रिलेटेड देख लो जी, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बीइंग शेयर ऑफ एसएससी इन इनकम ऑफ एओपी बीवाई ऑन विच नो इनकम टैक्स पेबल, वही बात आ गई जी। अब देखो इस तरह से आपस में इंटरलिंक है जी, ये आपस में इंटरलिंकिंग है। सर अगर आप चलोगे ना सीक्वेंस में, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहा ना कुछ पॉइंट के लॉजिक साफ साफ क्लियर हैं, और लॉजिक बिल्कुल सिंपल से हैं भैया। जिस इनकम में मैट ही चार्ज नहीं कर रहे उससे रिलेटेड खर्चा डेबिट क्यों करें? तो वो माइनस करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा डेबिट है उसको ऐड करके दिखाएंगे। तो अभी तक, हाँ जी फटाफट से बोलो, अभी तक मैंने कितनी एडजस्टमेंट करके बताई है जी? अभी तक हमारी एडजस्टमेंट कितनी हो गई है? 2। कौन कौन सी? पहली जी, जल्दी बोलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 कौन सी हो गई? जो इनकम सेक्शन, बोल दो यार, जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है, उस इनकम में मैट चार्ज नहीं होगा, मतलब माइनस करेंगे, उससे रिलेटेड खर्च अगर होंगे उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। उसके बाद अगर कंपनी एओपी की मेंबर है, उस एओपी से उसको शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का, उसके हाथ में एग्जम्प्ट होता है। अब जब उसके हाथ में शेयर एग्जम्प्ट है, उस पर मैट चार्ज नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, और ऐसे जब वो माइनस करेंगे उससे रिलेटेड खर्चे का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको मैट करके दिखाएंगे। अच्छा आप ध्यान सुना, ये दोनों हो गई जी। अब तीसरा केस देखो जी, तीसरा केस है इनकम एक्रू और अराइजिंग बीइंग ए फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी है जी, आप सब जानते हो फॉरेन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती रहे। अब जो फॉरेन कंपनी के कैपिटल गेन होते हैं ना, जो सिक्योरिटी से राइज होते हैं, उस पर टैक्स रेट कितना है? 10% है। और बहुत सारी इनकम ऐसी है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, जो एक 115A में टैक्सेबल हैं। बहुत सारी इनकम ऐसी हैं जो 15% से भी कम रेट में टैक्सेबल है। अब सुना ध्यान से, अब सुनना फॉरेन कंपनी ने क्या बोला। फॉरेन कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला जी एक बात मुझे बताओ भाई, जो मेरे सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन आते हैं वो टैक्सेबल होते हैं 10% से,
जो मेरी इनकम 115A में टैक्सेबल है, वो इनकम टैक्सेबल है 10% से, वो इनकम टैक्सेबल है 5% से, 15% से तो है नहीं। और अगर तुम उस इनकम पर मैट चार्ज करोगे, मैट 15% से है, तो उस इनकम पे क्या लगेगा? 15%। तो अगर उस इनकम में 15% लगेगा तो साहब मेरे तो हाथ जुड़े हैं, मैं यहां पे काम नहीं कर सकती। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगी भाई? अगर मेरे मैट निकालते हुए तुम वो सारे प्रॉफिट ऐड कर लोगे जो 15% से नॉर्मली कम रेट से टैक्सेबल होते हैं, तो उस पर लग जाएगा 15%, क्योंकि मैट 15% से है। तो साहब मैं तो नहीं काम करूंगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई, अगर ये कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कहां से आएंगी? उन्होंने कहा तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट 15% से कम रेट से टैक्सेबल हो रही है ना, हाँ 15 से ऊपर टैक्सेबल हो रहे हैं, उसको तुम बुक प्रॉफिट में ऐड कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैट लगा दो। बट ऐसे प्रॉफिट जो 15% से कम रेट से टैक्सेबल हो रहे हैं, उस पर हम मैट क्यों पे करें? वो हमारे सारे प्रॉफिट हटाओ। तो जब फॉरेन कंपनी के बुक प्रॉफिट निकालेंगे, उसके क्रेडिट साइड में अगर कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं जो 15% से कम रेट से टैक्सेबल हो रहे हैं, वो सारे माइनस करने पड़ेंगे। और ये लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बुक प्रॉफिट पर 15% मैट है, वो चाहते हैं मैट ना देना पड़े, क्योंकि अगर मैट देना पड़ेगा, जो प्रॉफिट 10% से 5% से टैक्सेबल हो रहे हैं, उस पर 15% जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, देखो क्या लिखा जी, अगर लेस देन 50% अगर आप इस पे इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो हम क्या कर देंगे? माइनस। और ऑब्वियस बात है, जब प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो मैट नहीं लगेगा ना। अब अपने आप बोल देना। अब जब इनको यहां से बाहर निकाल दिया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब इनको यहां से बाहर निकाल दिया, क्या इससे रिलेटेड खर्चे का ट्रीटमेंट करेंगे? यार अब तो ना बहुत टाइम लगा रहे हो आप, बहुत टाइम लगा रहे हो। जब इनको यहां से बाहर निकाल दिया, जब इस पे मैट चार्ज नहीं कर रहे, तो क्या इससे रिलेटेड खर्चे का ट्रीटमेंट करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि जब मैं इसके प्रॉफिट में मैट एप्लीकेबल नहीं कर रहा, तो खर्चे डेबिट क्यों करेंगे? देख लो जी, इंटरलिंक, ये देख लो, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम टैक्स एक्रू और राइज फॉरेन कंपनी, देखो कैपिटल गेन वो, और 115A, यहाँ 18.5 नहीं 15% आएगा। 18.5 इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले 18.5 था ना, अब तो 15 हो गया। तो अगर 15% टैक्सेबल कम है, उससे रिलेटेड खर्चे आपको ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। अब आप हैरानी, आपको मैं दिखाऊं हैरानी क्या होगी आपको? 6 आइटम कर चुके हैं हम, एक झटके में 6 आइटम कर चुके हैं, कि हमने 3 है, तीनों से लिंक है। 6 आइटम बताओ जी, मुझे 6 आइटम बताओ। सबसे पहले जी, सबसे पहली 6 आइटम क्या निकल के आ रही है जी? फटाफट से बोलो 6 आइटम क्या निकल के आ रही है? पहली, जो इनकम एग्जम्प्ट है 10, 11, 12 में, उसको हटा देंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड खर्चे ऐड कर देंगे। जो एओपी का मेंबर है, मेरे हाथ में शेयर एग्जम्प्ट है, उसको हटा देंगे, उससे रिलेटेड खर्चे ऐड कर देंगे। फॉरेन कंपनी के हाथ में जो कैपिटल गेन होते हैं सिक्योरिटीज पर, 115A के अंदर कुछ इनकम होती है, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस और इंटरेस्ट की, वो 15% से कम टैक्सेबल होती हैं, उसको हटा देंगे, उनके खर्चे ऐड कर देंगे। बताओ ये 6 आइटम की है। अब बताओ, अगर मान लो मैं आर P&L अकाउंट दे दूं आपको, उस P&L के अंदर अगर ये 3 प्रॉफिट, अगर ये 3 चीजें क्रेडिट साइड में दी हो, इनसे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दिए हो, क्या बुक प्रॉफिट निकाल नहीं सकते आप? सर क्या बुक प्रॉफिट निकालना मुश्किल है? क्या करना क्या है? इनको ऐड करना है, सॉरी इनको माइनस करना है, उनको ऐड करना है, काम खत्म हो जाएगा। तो भैया एक तो ये ऐड करके आना है आपको, उसके बाद सॉरी एक ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, इनसे रिलेटेड खर्चे आपके जो भी होंगे वो आप क्या करके आ जाओगे जी? ऐड करके आ जाओगे। अब एक मैं कराऊंगा लास्ट एडजस्टमेंट। आज हम करेंगे 8 आइटम्स, आज हम 8 ही करेंगे, बस ज्यादा नहीं हम करेंगे, क्योंकि 8 आइटम मुझे कल आते ही सुननी है। क्योंकि सर ये बुक प्रॉफिट ना, ये बुक प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट है आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, टिप्स पे। क्योंकि अगर आप इसमें एक आइटम भी भूल गए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जॉस्टिव है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करवाने में है क्या? बोल दूंगा ये ऐड कर लो, ये माइनस कर लो, याद कर लेना। याद कर लेने का मतलब याद होंगी नहीं फिर आपको, मुझे क्लास में याद करवानी है जी। आज हम करेंगे 8, और बाकी जो मेरे ख्याल से 10, 12, 13 बची होंगी, उसको फिर हम कल आते ही कर लेंगे। अब देखना अगली क्या है, अगली बिल्कुल सिंपल है जी। वो कह रहे हैं इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BBF। अब ये 115 BBF में ना रॉयल्टी जो है वो कंसेशनल रेट से टैक्सेबल होती है। कंसेशनल रेट मींस क्या होता है? 10%। अब जब रॉयल्टी की इनकम, सोच के बोलना, जब रॉयल्टी की इनकम अगर 115 BBF में कवर होगी, अगर वो 10% टैक्सेबल है, अगर मैट के बुक प्रॉफिट में ऐड करेंगे, रेट क्या लगेगा? 15%। तो गवर्नमेंट कह रही है, कंपनी कह रही है हमारे ऊपर हार्डशिप होगी,
क्योंकि अगर रॉयल्टी की इनकम पे 10% हम वैसे टैक्स पे करें और अगर आप इसको ऐड कर दोगे हमें 15 पे करना पड़ेगा, हमारे ऊपर हार्डशिप होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इनकम कोई रॉयल्टी की है जो पेटेंट्स की उसमें रॉयल्टी मिल रही है और अगर 115 बीबीएफ में टैक्सेबल है तो उसको हम यहां से हटा देंगे। और जब यहां से हटा देंगे अपने बोल देना इस रॉयल्टी की इनकम को कमाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया होगा, अब तो आ जाना चाहिए जी, अब तो आ जाना चाहिए, इस रॉयल्टी की इनकम को कमाने के लिए मैंने जो भी खर्चा किया होगा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आओ जी देख लो ऐड में, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, देखो एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल टू टैक्स 115 बीबीएफ। बताओ सर, सीधा सीधा लिंक आ रहा है, सीधा सीधा लिंक आ रहा है। ये 8 आइटम जो हैं, ये 8 आइटम मैंने आपको बताई हैं जी। मैं चाहता हूं क्लास में बच्चा है, क्या नाम है बच्चे का, तनुषी। तनुषी आप मुझे बताओ जी 8 के 8 आइटम, ये बताओ बुक प्रॉफिट में हमने 8 एडजस्टमेंट की हैं, 4 की हैं माइनस करने की, 4 उससे रिलेटेड हमने की हैं ऐड करने की, हमारी 8 आइटम खत्म हो चुकी है। बताओ जी क्या है। सर पहली बात तो बुक प्रॉफिट जो निकालने होते हैं उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है। नेट प्रॉफिट हम लेते हैं कंपनी सेक्टर के जो पेनल में दिया होता है ना, उसको हम नेट प्रॉफिट अपना लेके चलते हैं। उसमें कुछ आइटम ऐड करनी है, कुछ माइनस करनी है। ऐड वही करनी है जो ऑलरेडी आप डेबिट कर चुके हो, उसको ऐड करनी है, और माइनस वही करनी है जो आप क्रेडिट कर चुके हो। और सर जो लिस्ट आपको दिया वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इंक्लूसिव नहीं है, मतलब जो आइटम इसमें दी होंगी उसी की एडजस्टमेंट करनी है और इसके अलावा कुछ इसमें ऐड नहीं करना, कुछ इसमें माइनस नहीं करना। सबसे पहले आपने हमें माइनस वाली बताई। अब आपने हमें कहा अगर हम नॉर्मली सोचें, मान लो अगर ये ना भी करें, नॉर्मली सोचें भाई जो इनकम सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है, अगर उस पर मैट देना पड़ जाए तो हार्डशिप तो होगी। अब अगर हार्डशिप होगी तो कहीं ना कहीं वो कंपनी बोलेंगे बहुत जबरदस्त, मतलब पहली बात तो हम नॉर्मल टैक्स हमारा नील आ रहा है, अब दूसरी बात हम मैट भी दें और एग्जम्प्टेड इनकम पर भी दें, ये तो हार्डशिप है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो इनकम 10, 11, 12 में एग्जम्प्ट है उसको तुम बाहर निकाल दो, उसको नेट प्रॉफिट से हटा दो। अब मुद्दा ये आ गया कि भैया उसको कमाने के लिए कुछ खर्चे तो किए होंगे, वो तो डेबिट किए हुए हैं। अब जब इनकम यहां से हटा दी है तो खर्चे डेबिट क्यों होंगे भैया, प्रॉफिट कम क्यों होंगे, फिर प्रॉफिट हमें बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इनकम माइनस कर दी, उससे रिलेटेड खर्चे आपने ऐड करके दिखा दिए, पहली एडजस्टमेंट हो गई है। दूसरी एडजस्टमेंट आपने करी, अगर कोई एसएससी एओपी बीओआई का मेंबर है उसके हाथ में शेयर एग्जम्प्ट है। अब जब शेयर एग्जम्प्ट है तो इनकम टैक्स तो पे करना नहीं, जब इनकम टैक्स नहीं पे करना और अगर मैट देना पड़ जाए तो हार्डशिप होगी भैया। तो गवर्नमेंट ने कहा उसको यहां से हटा दो, उससे रिलेटेड खर्चे आप यहां पे ऐड करके दिखा दो, सेकंड एडजस्टमेंट होगी। तीसरी एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ फॉरेन कंपनी में है। वैसे आपने करवाई है 8 एडजस्टमेंट, जिसमें 6 एडजस्टमेंट तो हर कंपनी वाले केस में है और ये एडजस्टमेंट जो है ओनली फॉरेन कंपनी वाले केस में है। सर फॉरेन कंपनी के हाथ में क्या होता है, जो कैपिटल गेन होते हैं सिक्योरिटी के, और जो 115 ए के अंदर रॉयल्टी, इंटरेस्ट, टेक्निकल फीस, ये इनकम जो टैक्सेबल होती है ना, ये 15% से कम टैक्सेबल होती है। अब अगर इसको हम मान लो बुक प्रॉफिट में ऐड ही करके रखें तो फिर वो बुक प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, ज्यादा रेट लगेगा 15%, उस कंपनी को दिक्कत आएगी। तो कंपनी ने कहा वो काम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है उस पे 15% से टैक्स कम लग रहा है तो वो हटा दो, उससे रिलेटेड खर्चे अगर होंगे वो तुम ऐड करके दिखा दो। ये हमारी 6 एडजस्टमेंट हो गई। और लास्ट अभी आपने बोला कि जो कंपनी है, चाहे वो इंडियन है चाहे फॉरेन कंपनी है, अगर 115 बीबीएफ में रॉयल्टी की इनकम कमा रही है तो उस पर लगता है कंसेशनल टैक्स। तो भैया अगर कंसेशनल टैक्स लगता है तो 15% मैट ना लग जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला जी तुम इसको यहां से हटा दो, उससे रिलेटेड खर्चे जो होंगे वो तुम यहां पे ऐड कर दो। देखो सिंपल से लॉजिक है। अब लोग रटते रहते हैं जी, लोग, मैं कमाल करता हूं, बुक प्रॉफिट ना रटते रहते हैं। रटोगे तब पहले समझ में तो आए। अब सोच के बोलना, अगर मैं एक बार भी आंखें बंद करूंगा ना 8 आइटम मेरे सामने आ रही है, और अगर वही मैं रटने की कोशिश करता 8 क्या 2 आइटम भी याद ना होती। ठीक है, तो आज हमने 8 आइटम करनी है बुक प्रॉफिट की, जो हमें यहाँ पे 4 माइनस करनी है, उससे रिलेटेड ही हमें 4 ऐड करनी है, ये बात क्लियर करना। ठीक है, और बाकी जी, अच्छा इसको एक बार अभी छोड़ देना, ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है, इसको एक बार छोड़ देना, और बाकी इसको छोड़ के एक बार आपने वैसे ही पढ़ के आनी है। बाकी आइटम जितनी है एक बार सिर्फ रीड करके आ जाना चाहिए, समझ में आए या ना आए सिर्फ एक बार रीड करके आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपने बस रीड करके आनी है, बाकी फिर बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बुक प्रॉफिट आते ही हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये हम चैप्टर पैकअप कर देंगे जी। ठीक है, बच्चा कह रहा है पैकअप तो आज करना था। हाँ तो कोई बात नहीं नालायको, एक बात बताओ, हद हो गई, मतलब लेक्चर मेरे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, सिलेबस से काफ़ी, आपके एग्जाम से पे काफ़ी टाइम पहले बैच खत्म हो जाएगा, रिवीजन का पूरा टाइम मिलेगा, टेंशन मत लो। बट एक सेटिस्फेक्शन भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ भाई जो किया है अच्छे से किया है, एक बार दोबारा देखो, अभी टाइम लग रहा है
बट जब बाद में रिवीजन करोगे ना, आप खुद अप्रिशिएट फील करोगे, आपको सारा याद आ रहा है। उस टाइम आप कहोगे नहीं सर, टाइम जो लगाया वो सही था। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बस अभिषेक, शायरी नहीं कहानी ना, शायरी बिल्कुल बंद कर दो आप, ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाओ। शायरी से ये ना, ये सब मोह माया है। शायरी, ये वो सारी ये बेकार की बातें छोड़ दो, इस दुनिया को छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है, ताकि कम से कम जो इस दुनिया के अंदर हैं वो थोड़ा कंफर्ट फील करें आपसे, कहीं वो डर जाएंगे आपसे नहीं तो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।